नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय चतुर्वेदी श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में सह प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, इस विषय में आज मैं अपना वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी के 5th सेमेस्टर के और बीए सेकेंड ईयर के और बीए बीएड के छात्रों के लिए, 3rd सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। ये मैंने पूरी अनुक्रमणिका बनाई है जिसमें से जो मुझे ये प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका, फिर राष्ट्रपति में क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उसका कार्यकाल कितना होता है, महाभियोग की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताएंगे। फिर चुनाव की प्रक्रिया इसमें बहुत खास है, इस विषय पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा और साथ ही जो भी निष्कर्ष है इसको भी मैं आप सबके सामने रखूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अमेरिकन संविधान के आर्टिकल 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। साथ ही एक थिंकर हैं हेराल्ड लास्की, इनकी पुस्तक द अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो 1948 में उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में अन्य कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए। आप समझ सकते हैं हेराल्ड लास्की के इन विचारों के माध्यम से कि कोई भी ऐसी दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जिसकी तुलना हम कर सकें अपने राष्ट्रपति से। इस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में ये संदेश जैसे ही हमें प्राप्त होता है तो वैसे भी हम सभी लोग समझते हैं कि विश्व की आज भी और बहुत पहले से भी महाशक्ति के रूप में अमेरिका का राष्ट्रपति जाना जाता है या अमेरिकन कंट्री जानी जाती है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति में कौन सी अर्हताएँ, योग्यताएँ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे पहले उसको तो जन्म से ही अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ हो, साथ ही वो विगत 14 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हों, यानी निवास उन्होंने बना लिया हो, वहाँ की नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली हो। इसके साथ 35 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए, तभी वह वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ये पहली उनकी योग्यता है राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की। अब हम देखते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, आप लोग जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 साल होता है। और आगे भी बड़ी रोचक बातें आप लोगों के सामने मैं रखूँगा जिससे आप समझेंगे कि ये 4 साल कौन सा समय होता है जिसमें 4 साल पूरा होकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस पर चर्चा करेंगे। आगे ये बात 22वें संविधान संशोधन की आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति 10 वर्ष से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, यानी 10 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्रपति के बारे में ये कहा गया है कि वो 2 बार ही राष्ट्रपति पद में रह सकता है। इसके बाद वो स्वयं जो है चुनाव नहीं लड़ेगा, या वहाँ की एक परंपरा बन चुकी है कि कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद महाभियोग के बारे में भी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को हटाने में केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले ये जो प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल पास किया जाता है और ये प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। और इसके बाद
जो उसका उच्च सदन है जिसे सीनेट कहते हैं, वहाँ पर महाभियोग की इस प्रक्रिया की जांच की जाती है। यदि दोषी करार कर दिया जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया क्या है। पूरे विश्व में आप सभी लोग जानते हैं कि 4 प्रकार की शासन प्रणाली है, जिसमें से अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इन 4 प्रकार की शासन प्रणाली में पहले नंबर पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका ब्रिटेन में भी है। इसके बाद स्विस शासन प्रणाली है और कम्युनिस्ट शासन प्रणाली है। इस प्रकार से इन 4 शासन प्रणालियों में से अमेरिका एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। आगे हम बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहां पर राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका वहाँ का राष्ट्र प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं इनके चुनाव के संबंध में कुछ खास बातें। एक और ख़ास बात है कि अमेरिका सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ पर 246 वर्षों का एक लंबा इतिहास है, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही शानदार रही है, जिसके माध्यम से विश्व में उनकी एक अलग पहचान है। अमेरिका में चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया एक निश्चित समय पर होती है, तय तिथि पर होती हैं। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह एक लीप वर्ष में होता है। लीप वर्ष का मतलब ये है जब फरवरी 29 डे की होती है। और ख़ास बात ये है कि ये लीप वर्ष जो 4 अंक से डिवाइड करने पर उसका जो शेषफल है वो 0 आ रहा हो, वह लीप वर्ष माना जाता है। और यह लीप वर्ष ही अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खास होता है। साथ ही एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भारत में अगर हम बात करें कि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कब होगा, कौन सी तिथि होगी, राष्ट्रपति का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो या राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो, यह कभी भी कोई निश्चित तिथि पर नहीं होता है। लेकिन आप अमेरिका के चुनाव के संदर्भ में ये बात बिल्कुल जान सकते हैं कि कोई भी चुनाव हो वहाँ पर एक निश्चित समय पर होता है, अर्थात नवंबर माह का जो पहला मंगलवार होता है वही सभी प्रकार के चुनावों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल डे होता है। आप ये बात समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ये दिन जो नवंबर का पहला मंगलवार है, इस पर चुनाव हो जाता है। चुनाव कोई भी प्रत्याशी जीत जाता है, इसके बाद उसका शपथ आप देखेंगे कि ये शपथ जो है 20 तारीख को, कौन से 20 तारीख, यानी कि जो न्यू ईयर में जनवरी का माह होता है, उस जनवरी के माह में 20 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ होती है। एक और ख़ास यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मैं आप सबसे कि अमेरिका में एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस प्रकार से है कि कोई भी राष्ट्रपति अधिक मत प्राप्त करने पर चुनाव नहीं जीतता है, बल्कि कम वोट पाने वाला भी वहाँ का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है। इसका उदाहरण 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के साथ का है। वहाँ पर हिलेरी क्लिंटन 2016 में लगभग 30 लाख वोट अधिक डोनाल्ड ट्रंप से प्राप्त करने के बावजूद भी हार गई और डोनाल्ड ट्रंप उस समय वहाँ के राष्ट्रपति बने। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए एक निर्वाचन मंडल बनता है। निर्वाचन मंडल जिसको जो है इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसका चुनाव होता है। यह मंडल बहुत ख़ास होता है। अमेरिकी कांग्रेस के समान ही इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या होती है। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 2 सदन होते हैं। कांग्रेस में
दो सदन होते हैं, जैसे भारत में पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं और भारत की जो संसद है इसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। वहीं पर अमेरिका में दो सदन, जिसको सदन में कांग्रेस और कांग्रेस के अंतर्गत दो सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे प्रतिनिधि सभा बोलते हैं और दूसरा होता है सीनेट। अब मैं आपको ये प्रक्रिया बताना चाहूँगा किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति किस प्रकार से चुनाव जीतते हैं। उसमें एक पूरी भूमिका आपके सामने मैं रखूँगा जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल सदस्यों की संख्या 435 होती है। साथ ही डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, जिस प्रकार से भारत में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर उस बड़े राज्य में सबसे अधिक सीटें होती हैं, वो चाहे लोकसभा की हों या फिर राज्यसभा की। इसी प्रकार से उन 50 राज्य जो अमेरिका के 50 राज्य होते हैं, उन्हीं 50 राज्यों में ये जो कैलिफोर्निया राज्य है ये सबसे बड़ा राज्य है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं गुजरात राज्य से थे, वहाँ पर सीएम रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये भी एक छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। वो स्वयं जो है उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ आकर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बड़े राज्य से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए उभर करके और प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया है जो एक बड़ा राज्य है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के 3 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं प्रतिनिधि सभा में और इस प्रकार से 435 प्लस 3 अर्थात 438 सदस्य सबको मिला करके हो जाते हैं। इसके बाद जो सीनेट है, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। 100 सदस्य का मतलब ये होता है कि अमेरिका के उन 50 राज्यों से हर राज्य से 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। उन 2 प्रतिनिधियों में आप देख रहे हैं कि 50 राज्य इंटू 2 = 100। अच्छा, अर्थात दोनों सदन जब मिल करके ये 438 और प्लस 100 अर्थात 538 सदस्य राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए चुनाव करते हैं। अब ये 538 सदस्य जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक जो हमने आपको बताया है कि एक निर्वाचन मंडल होता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, उसके लिए चुने हुए सदस्य हो गए। अब यही सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार चुना जाएगा उसे उसके लिए वोट करेंगे और इन्हीं की वोट से वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर एक चयन सिस्टम होता है यानी एक लिस्ट सिस्टम होता है, उस पर भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसमें जो दूसरे चरण की हम बात करें, एक खास चुनाव में लिस्ट सिस्टम होता है जो चुनाव में हार और जीत दोनों को तय करता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो सबसे बड़ा राज्य है, इसमें यहाँ से जो है 55 किस प्रकार से कैंडिडेट बनते हैं। तो इसमें से आपको हमने बताया कि 50 राज्यों में से 50 की संख्या कैलिफोर्निया की हो गई, प्लस वहाँ से 2 प्रतिनिधि तैयार किए जाते हैं, तो ये हो गया 52। फिर 3 सदस्य और भी वहाँ पर जो मनोनयन होते हैं वहाँ से, जिस प्रकार से राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, इसी प्रकार से ये भी 3 सदस्य जो है होते हैं। तो सबको मिला के 55 सदस्य यहाँ पर हो जाते हैं। ये 55 कैंडिडेट के लिए जो है लिस्ट जारी की जाती है। अर्थात इस प्रकार से 55 कैंडिडेट एक कैलिफोर्निया से हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं और एक प्रकार से इन 55 जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों लिस्टों में शामिल होते हैं। अब ये दोनों लिस्टों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से 55 लोगों के लिए मतदान किया जाता है। दोनों दलों की पूरी लिस्ट के लिए वोट करके उन्हें जीत या हार वहीं से तय हो जाती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कम वोट पाए और क्लिंटन 30 लाख वोट ज़्यादा प्राप्त करके भी चुनाव हार गई थी। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन तय करेगा, ये बहुत ख़ास है। हमने ये तो जान लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में
जब 538 सदस्य हो जाते हैं और वो 538 सदस्य जो लिस्ट तैयार होती है 55 सदस्यों की, और उन 55 सदस्यों के लिए जब इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग करता है तो उस वोटिंग से ही हार और जीत तय होती है। लेकिन इसके पहले एक और ख़ास बात है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, इसे तय कौन करेगा, यह भी अत्यंत रोचक है। अब आगे बात करते हैं। तो भारत में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया जाता है। यानी कि ये परंपरा भारत में है। भारत में आप लोग सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से बड़ी पार्टियां हैं या और भी पार्टियां हैं, उसका जो शीर्ष नेता होता है, नेता होते हैं, वो नेता अपने पद के उम्मीदवार को पहले से घोषित कर देते हैं। जैसे आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुए और चुनाव के पहले से ही उनकी पार्टी ने अपने नेता का चुनाव कर पहले से ही नाम घोषित कर दिया था। इस प्रकार से ये परंपरा ये भारत में है, बल्कि इसके विपरीत अमेरिका में ये व्यवस्था है। यहाँ पर एक अमेरिका में जनता ही तय करती है कि राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति का उम्मीदवार किस दल का होगा। ये 1970 से अमेरिका में लागू किया गया। 1970 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जैसा भारत में हो रहा है चुनाव, नाम घोषित कर दिया जाता है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी होता रहा है। लेकिन जो है 1970 के बाद इस परंपरा में एक बदलाव ला दिया गया है। ये बदलाव हम देख सकते हैं कि एक कमीशन के द्वारा लाया गया। ये कमीशन क्या करता है कि प्रेसिडेंसी प्राइमरी सिस्टम तथा काकस सिस्टम, दो सिस्टम वहाँ पर हैं, और उन सिस्टम के आधार पर वहाँ का उम्मीदवार चुना जाता है। अब ये जो प्रेसिडेंशियल प्राइमरी सिस्टम है, इसमें जो है 34 राज्य ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया कि हाँ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का हम चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद हम जो है इसको आगे भेजेंगे। यानी कि नाम जो है इन्होंने ये बात करी कि हम उनको नाम उनका भेजेंगे। इसके बाद जो काकस सिस्टम है, इसमें क्या हुआ कि 16 ऐसे राज्य थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है चुनेंगे नहीं, बल्कि हम स्वयं जो है नाम उनका भेज देंगे कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे, जिस प्रकार से भारत में होता है। तो इस तरह से 16 राज्यों के बड़े नेताओं के द्वारा राष्ट्रपति का नाम, पद का उम्मीदवार तय कर दिया जाता है। अब खास बात यह आती है कि प्रेसिडेंशियल प्राइमरी अपने नेता का चुनाव करती है और ऐसे ही काकस अपने नेता का चुनाव करता है। ये चुनाव नेशनल कन्वेंशन के लिए होता है। यानी कि जो प्राइमरी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल प्राइमरी सिस्टम, और जो काकस सिस्टम है, ये जो उम्मीदवार तैयार करती है, ये नेशनल कन्वेंशन के लिए करती है। ये नेशनल कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन को हम आगे बता रहे हैं आपको किस प्रकार से राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जनमत मत तैयार करता है, इस पर चर्चा करेंगे। नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स होते हैं जिसे जनता चुनती है, तो उसमें से डेलीगेट्स जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। साथ ही सुपर डेलीगेट्स भी इस नेशनल कन्वेंशन में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उसके लिए भी सुपर डेलीगेट्स और डेलीगेट्स दो प्रकार के जो है चुने हुए व्यक्ति होते हैं। और ये उम्मीदवार जो चुने हुए होते हैं, नेशनल कन्वेंशन की प्रक्रिया जो है अगस्त माह में अपना फाइनल उम्मीदवार दे देती है। हो सकता है अभी समझ में ना बात आई हो, मैं इसको एक बार और समझा देना चाहता हूँ। नेशनल कन्वेंशन जो होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स होते हैं। डेलीगेट्स का जो चुनाव होता है सीधे जनता के द्वारा, जनता जो है चुनती है। और जो सुपर डेलीगेट्स होते हैं वो होते हैं जो पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हों, या सीनेट का कोई सदस्य हो, या प्रतिनिधि सभा का कोई सदस्य हो, वो होते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। आगे बात ये करते हैं कि अगस्त माह में ये फाइनल उम्मीदवार जो है आ जाते हैं नेशनल कन्वेंशन के द्वारा। अब पार्टी अपने उम्मीदवारों को आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में अंतिम मान्यता देती है। अर्थात जो पार्टी है वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं,
दो पार्टियों में से पहली पार्टी आपको आगे भी यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि पहली पार्टी जो वहाँ पर है, पार्टियाँ तो वहाँ पर कई सारी हैं, लेकिन दो ही पार्टी वहाँ पर बहुत ख़ास हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी। अब ये भी जान लें आप लोग कि जो रिपब्लिकन पार्टी होता है, इसकी जो चुनाव का जो चिन्ह होता है वो हाथी होता है, और डेमोक्रेटिक का चुनाव का जो चिन्ह होता है वो गधा होता है। इस प्रकार से जब 10 में से कुछ खास उम्मीदवारों को या एक उम्मीदवारों को ये पार्टी अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में अंतिम मान्यता दे देती है कि ये होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, तो इसके बाद फिर शुरू होता है प्रचार। ये प्रचार बहुत धुआंधार प्रचार होता है और सितंबर अक्टूबर माह में होता है। इस प्रचार की एक ख़ास बात है कि ये भारत की तरह जो है बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती हैं, बहुत बड़ा जो है इसके लिए जो है जो मशक्क़त भारत में की जाती है चुनाव जीतने के लिए, कितनी भाग दौड़ होती है, इससे बड़ी परेशानियां होती हैं। इससे कहीं ना कहीं पर जनता भी ऊब जाती है कि जब चुनाव का दौर आता है तो उनके सामने जो है बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, नेताओं को जाना आना होता है, उससे वो ऊब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जब आधिकारिक उम्मीदवार तैयार हो जाता है, तो उसका जो तरीका है चुनाव में सितंबर और अक्टूबर माह में एडवर्टाइज करने का, यानी कि प्रचार प्रसार करने का, वो तरीका टीवी में बैठ करके टीवी शो के माध्यम से फिर अपनी खूबियां बताना, एक दूसरे की कमजोरियां बताना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये सारी चीज़ें खूब चलती हैं। और इसी माध्यम से ये तय हो जाता है कि जनता इस बात को तय कर देती है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति अमेरिका का होने के लायक है, किसको हम वोट करें और कौन व्यक्ति जो है यहाँ के लिए बेहतर होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि ये सब तय हो जाने के बाद जब पूरी तरह से जन समर्थन मिल जाता है, अब आता है नवंबर का माह। नवंबर माह में जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि नवंबर माह का जो पहला ट्यूसडे होता है, उस पहले ट्यूसडे को राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसके लिए जो मैंने पहले आपको बताया था, जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें से 538 सदस्य हैं, वो 538 सदस्य इन आधिकारिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को वो वोट करती है। वो उम्मीदवार, जैसा कि मैंने बताया कि 55 उम्मीदवार होते हैं, दोनों पार्टियों के होते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज उनको वोट करती है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की ज़रूरत है कि वो वोट एक लिस्ट को और दूसरे लिस्ट को करते हैं। अब जो भी लिस्ट, पूरी लिस्ट उसमें जीत जाती है और प्रदर्शन उसका अच्छा होता है, या दूसरे लिस्ट को कम वोट प्राप्त होते हैं तो वो उसका प्रदर्शन खराब होता है। अर्थात उस लिस्ट के माध्यम से ही ये पता चलता है कि एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है, चयन जो है, वो पूरी तरह से वोट इलेक्टोरल कॉलेज के प्राप्त कर चुकी है और वो चुनाव जीत गई है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी लिस्ट है उसको वोट अगले उम्मीदवार से अधिक मिले हैं, लेकिन उसमें जो है उसकी जो चयन है, उसकी जो लिस्ट है, उसमें बहुत सारे उम्मीदवार बहुत कम वोट प्राप्त कर पाए हैं। अतः इसी आधार पर ये एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण बीच में आए हैं एक दो चुनावों में, जिसमें से हेनरी क्लिंटन का बहुत बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका ने उसको बहुत बड़ा जन समर्थन दिया, उसको जो है प्रतिद्वंदी से 30 लाख अधिक वोट दिए, लेकिन क्योंकि उसकी लिस्ट हार गई और डोनाल्ड ट्रंप की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी जीत गई। अतः इसी आधार पर वहाँ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के हुए। तो इस प्रकार से लिस्ट व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति यहाँ तय होता है। अब एक और ख़ास बात आपको बता देना चाहते हैं
कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ये अपना उपराष्ट्रपति अपने मन मुताबिक जिसे वो चाहता होता है उसे ही वो चुन सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया आप समझ पाए होंगे। और अंत में मैं थोड़ा निष्कर्ष पर बात करना चाहता हूँ। एक ख़ास बात ये भी है कि अमेरिका जो सबसे बड़ी जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर माना जाता है, जैसा कि कई पॉलिटिकल थिंकर इस बात को मानते हैं, कहते हैं और ऐसा लगता भी है। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ की चुनाव प्रक्रिया जो अत्यंत खर्चीली है, ये अत्यंत खर्चीली चुनाव प्रक्रिया होने के साथ साथ भी वहाँ का जो चुनाव है यह बहुत ही रोचक है और इसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी छात्र इसे समझ करके इसका कौन चुनाव कब हुआ इसके बारे में यदि कोई क्वेश्चन आता है उसे बड़े आसानी से उसे बता सकता है। इस तरह से ये निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो जनता का सीधे ख्याल रखने वाला और जनता का प्रत्यक्ष रूप से उनका मार्गदर्शन करने वाला, उनको बेहतर सुविधाएं देने वाला वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप इसे समझ सके होंगे। इस तरह से अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अब हम दोबारा बहुत कम समय में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।